हेलो हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपनी चयन एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जलवायु और उसके कारण जो चक्रवात, प्रतिचक्रवात और जल की जो धाराएं हैं किस अनुपात में कहाँ पर बहती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। चलिए हम चलते हैं। आप लोग इसको कमेंट्स ज़रूर करना, क्वेश्चनों का आंसर देना, और इसके बाद हम इसको बताएंगे, तो अपना भी आप देख के रखना कितने क्वेश्चन सही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना पहला क्वेश्चन है, चीखता साटा पवनें कहाँ प्रभावित होती हैं। देखिए क्या है जो पूछा गया क्वेश्चन है, चीखता साठा, साठा मतलब साठ, पवनें कहाँ प्रभावित होती हैं। तो दोस्तों चीखता साटा जो पवनें हैं ये क्या होती हैं, एक प्रकार की व्यापारिक पवनें हैं। अपने जो विश्व में व्यापारिक पवनें बहती हैं, लगभग ये आपकी 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश अथवा 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 60 से 65 डिग्री के मध्य चलने वाली पवनों को क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवनें बोलते हैं। और ये उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध था, नॉर्थ में भी और साउथ में भी क्या होती हैं, ये प्रभावित होती हैं। और जो साउथ में मोस्टली जो साउथ में 30 से 35 डिग्री से लेकर 60 से 65 डिग्री के मध्य चलने वाली पवनें हैं, उनको हम अश्व अक्षांश भी बोलते हैं, या जो अश्व पवनें भी बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की एक वैरायटी है, अलग अलग होती हैं उसमें। जैसे मतलब 40 डिग्री अक्षांश से जो साउथ में निकलती है, 40 डिग्री नॉर्थ से, तो 40 डिग्री नॉर्थ को इसको बोलते हैं गरजता चालीसा। क्या बोलते हैं, गरजता चालीसा बोलते हैं। और अगर 50 डिग्री से जो निकलती है अक्षांश रेखा, उसको बोलते हैं भयंकर पचासा। ठीक है, इसी प्रकार ये पूछा गया है, चीखता साठा किसे कहते हैं। तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से होकर आपका 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से होकर जो निकल रही है रेखा, उसको हम बोलते हैं आपका चीखता साठा। तो इसमें आंसर क्या होगा, डी वाला होगा, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। इसको बोलते हैं एक प्रकार की व्यापारिक पवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहाड़ता चालीसा क्या है। देखो अभी हमने समझाया दहाड़ता चालीसा क्या है। दक्षिणी अक्षांश की जो जलधारा है वो आपकी 40 डिग्री पर बहती है, चलने वाली आपकी जो जलधारा है वही आपका क्या कहलाती है, दक्षिणी आपका दहाड़ता चालीसा कहलाती है। ठीक है, तो 2 का आंसर होगा आपका कौन सा, 2 का आंसर होगा सी वाला। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवाओं को दहाड़ता चालीसा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है। तो मानसून जो होता है किनको बोलते हैं, तो मानसून बोला जाता है कि जो हवाओं के रुख होते हैं उनका बदलना ही मानसून कहलाता है। कहते हैं ना मानसून चेंज हो गया है, मानसून बदला। ठीक है, मानसून और मौसम में अंतर है, दोनों चीज़ें आप लोग समझना कि दोनों में बहुत अंतर है, एक मत समझ लेना। मानसून क्या होता है, जब चलती हुई हवाओं का रुख बदल जाए उसको मानसून बोलते हैं। और जब उन हवाओं के कारण लगातार कई महीने तक एक समान मौसम बना, जो मानसून बन जाए, तो उसको मौसम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें आंसर क्या होगा, हवाओं के रुख का बदलना, डी आंसर होगा। 3 का आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सुमेलित कीजिए। देखिए क्या है, इनको सुमेलित करना है, जो कहाँ पर कौन सी हवाएं चलती हैं इस प्रकार। ठीक है, जैसे कि शिराको पवन जो है मरुस्थली पवन है, रेगिस्तान में आती है। तो सिराको जो पवन है या हवाएं चलती हैं, ये कहाँ पर चलती हैं, तो सिराको हवाएं चलती हैं इटली में। कहाँ पर, इटली में चलती हैं सिराको हवाएं। तो डी आपका चौथा होगा। नेक्स्ट है ब्रिक फिल्डर, जो आपके ब्रिक फिल्डर हवाएं हैं, ये कहाँ पर चलती हैं, तो ब्रिक फिल्डर हवाएं ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। ठीक है, वहीं फील्ड डले तो ब्रिक फिल्डर। नेक्स्ट है सामून, और सामून जो हवाएं होती हैं वे कहाँ चलती हैं, तो वे ईरान में चलती हैं। और आपकी वाग्यो जो हवाएं हैं वो फिलीपींस में चलती हैं। इस प्रकार आंसर बनेगा आपका सी वाला। तो आपका 4 का आंसर होगा सी। क्या होगा, 4 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है,
चिनूक से क्या अभिप्राय है, अर्थात चिनूक क्या है, तो चिनूक आपको पता है एक स्थानीय हवा है, ठीक है, और ठंडी हवा है। कैसी हवा है, चिनूक एक स्थानीय हवा है जो क्या है, ठंडी है, ठंडी हवा है, इसको बोलते हैं चिनूक, ठीक है। तो ये चिनूक हवा है, ठंडी हवा, तो इसमें आंसर क्या दोगे, हवा। आपका स्थानीय हवा है, इसको हम बोलते हैं स्थायी हवा को चिनूक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा होगा, ए वाला होगा, स्थानीय हवा, ठीक है, स्थानीय हवा, एक विशेष स्थान पे चिनूक नाम देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सुमिलित कीजिए, स्थायी हवा का नाम है और देश है, किस देश में कौन सा मतलब नाम से जानी जाती स्थायी हवा है, तो आपको देना है ए नंबर है चिनूक। देखो चिनूक कहाँ बहती है, तो चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, ये पहले का पहले ही होगा। इसके बाद में आपका सिराको, अभी हाल बताया, इटली की है सिराको हवा। इसके बाद है ब्रिक फील्डर, और ब्रिक फील्डर कहाँ की है, तो ऑस्ट्रेलिया की फील्ड है। और इसके बाद है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल कहाँ की है, फ्रांस की है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं चिनूक हवाएं अमेरिका में चलती हैं, उत्तरी अमेरिका में, और सिराक जो है आपकी इटली में चलती हैं, और ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में, और मिस्टर्ड आपकी है जो यहाँ चलती है, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर 6 का आपका क्या हुआ, 6 का आंसर हुआ आपका ए नंबर, क्या हुआ, ए नंबर 6 का ए हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो जो उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको पछुआ पवन कहते हैं। ये पक्षीय अक्षांश से आती हैं पछुआ पवन, ठीक है। आंसर ये होगा, ये आपकी उच्च क्षेत्र से जो होती है, दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती है, इनको पछुआ पवनें बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कह रहा है आपका उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं। अब क्या है, उपोष्ण उच्च दाब है और उससे विषुवत रेखा के निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें हैं, उनको क्या बोला जाता है या क्या कहते हैं, तो इसका आपका आंसर रहेगा, इनको व्यापारिक पवनें बोलते हैं। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखा निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें को व्यापारिक पवन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यापारिक। आंसर ये होगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो आर्द्रता का मापन किस में किया जाता है, तो आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर से आपका आर्द्रता मापी जाती है और हाइड्रोमीटर से आपकी जल में का घनत्व नापा जाता है, ठीक है। और हाइपोमीटर है और एक आपका हाइड मीटर है, इससे आपकी गहराई मापी जाती है, हाइपोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, डोलड्रम क्या है, तो डोलड्रम एक प्रकार का क्या है, एक आपका विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी है, जिसको डोलड्रम पेटी के बोलते हैं। ये विषुवत रेखा में निम्न दाब की उत्पत्ति करती है, ठीक है। इसको आपको बोलते हैं विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, ठीक है। तो 10 का आपका आंसर क्या होगा, आपका 10 नंबर का आंसर होगा डी। 10 नंबर का आंसर क्या होगा, डी होगा, 10 नंबर का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। सबसे ऊंचा तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, ये पूछा गया है। टेम्परेचर सर्वाधिक कहाँ रहता है पृथ्वी पर, तो आपको पता है पृथ्वी पर सबसे अधिक टेम्परेचर जो है आपका 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रहता है। टेम्परेचर कहाँ, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर क्या रहता है, सबसे अधिक तापमान रहता है। क्योंकि ये मतलब यहाँ पर गर्माहट इससे हो जाती है, क्योंकि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री निम्न अक्षांश पर तो सूर्य लंबवत रहता है, लेकिन इसका प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर तापमान बढ़ा कहाँ देता है, 25 डिग्री पर, ठीक है। तो ये आपका आंसर डी होगा, इसका 11 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है, कथन है और इसके बाद कारण। आप देखिए ये आपका एसआई में भी आ सकता है और आपका आरओ जो दे रहे हैं उनके लिए भी हैं ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें आते हैं, ठीक है। और पीसीएस भी देते हो तो उसमें भी आ जाता है, लोअर पीसीएस वगैरह में, ठीक है। तो ये मैंने मतलब समतुल्य बनाया है पेपर, कोई भी पढ़ सकता है, किसी एग्जाम में इसका यूज हो सकता है, ठीक है। आप लोग क्लास को जल्दी से लाइक करिए और इसको शेयर भी करते रहिए, ताकि यहाँ देखने वाले लोगों को
ये पहुंच सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है कथन उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावृत्त होता है। अर्थात जो पवन है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावृत्त की ओर जाती है और आपकी वामावृत्त में कहाँ जाती है, वामावृत्त में आपकी आपका है दक्षिणी वृत्त गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावृत्त में जाती है। ठीक है, तो दक्षिणी वृत्त में जो है आपकी दक्षिण में कहाँ जाती है, वामावृत्त में, और उत्तर में आपकी क्या है, दक्षिण वृत्त में जाती है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ से आपको पता है कि क्लॉकवाइज चलती है नॉर्थ में और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट है कारण। कारण क्या है, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है। बिल्कुल सही है, कोरियोलिक प्रभाव के कारण ही ये अपनी दिशा से मुड़ जाती हैं। आंसर इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है, आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सबसे सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक है। तो आपको पता है कि बैरोमीटर होता है, उससे आपका भूकंप और समुद्र मानसून नापा जाता है, ये सब। ठीक है, और बैरोमीटर में आपकी गहराई भी है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसमें आपका अचानक से क्या हो जाए, गिरावट हो जाए, पारा भरा रहता है। एक्चुअली में जो होता है बैरोमीटर, इसमें पारा भरा रहता है और इसको एकदम अचानक से गिरता है तो इसका समझ लो आप क्या है, मौसम खराब होने जा रहा है, अत्यंत खराब। तो इससे क्या हो रहा है, तूफान आ रहा है। ठीक है, बीरो और बैरोमीटर से नापते भी हैं किसको, तूफान को नापते हैं। तो तूफान इसमें आ रहा है, ये संकेत मिल जाता है, तेज़ हवाएं चलने वाली हैं। ठीक है, 13 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है सूची फर्स्ट को सम्मिलित करना है, स्थानीय पवन है और क्षेत्र है। देखो वही है कि किस प्रकार है, जैसे अभी है फोन, जो आपकी फ़ोन है वो कहाँ पर बोली जाती है, तो फ़ोन आपकी है ये आपकी आल्पस पर्वत पर चलने वाली हवाओं को फ़ोन बोलते हैं। ठीक है, आल्पस पर्वत पर। नेक्स्ट है सिमूम या सुमुम, जो हवाएं हैं वो कहाँ चलती हैं, तो वो आपकी कुर्दिस्तान में चलती हैं। कहाँ, कुर्दिस्तान में चलती हैं सिमून। और सेंटा एना कहाँ पर चलती हैं, तो सेंटा एना कैलिफोर्निया में चलती हैं सेंटा एना। और जोंडा, तो जोंडा अर्जेंटीना में चलने वाली हवाओं को जोंडा बोलते हैं। ठीक है, इस अनुसार आंसर बी होगा। 14 का आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि चक्रवात की आँख एक विशेषता है। जो चक्रवात है उसकी आँख जो है एक विशेषता है। किसकी विशेषता है, तो ये आपको बताना है किसकी विशेषता है, जल्दी से कमेंट्स करिए। तो ये आपका है चक्रवात की आँख विशेषता जो होती है चक्रवात के केंद्र बिंदु से। ठीक है, इसको आपको क्या बोलते हैं, चक्रवात का केंद्र बिंदु कहा जाता है। उसकी आपको क्या रहती है, आपकी इसी की रहती है। तो इसमें आंसर आपका कौन सा रहेगा, आंसर इसका आपका डी वाला रहेगा। ठीक है, आंसर कौन सा होगा, आंसर इसमें आपका डी रहेगा। ठीक है, आंसर इसमें डी रहेगा। 15 नंबर का आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या कह रहा है, टी स्केल है, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। अतः टी स्केल जो होता है किसको नापते हैं, टी स्केल के माध्यम से, तो टी स्केल से हम नापते हैं चक्रवातों की शक्ति, यानी कि चक्रवातों की जो शक्ति होती है, पावर कितनी है, वो टी स्केल से मापते हैं। ठीक है, भूकंपीय तरंगें आपको पता है सिस्मोग्राफ से नापते हैं। समुद्र की गहराई भी आपकी वर्षा रेन गेज से नापते हैं। ठीक है, पवनों की गति वो आपकी हाइग्रोमीटर से नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी अगला है वो जो आपके टार्नेडो का संबंध मुख्यतः किस देश से है। तो टार्नेडो का जो संबंध है वो किस देश से ये पूछा गया है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में जो चलने वाले होते हैं तूफान, उनको टार्नेडो बोलते हैं। आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, और पिछले वाले का जो आंसर था वो हमने क्या बताया था, वो आपका सी था, आपके चक्रवातों की शक्ति को नापते हैं। ठीक है, इस अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं फिलीपींस में। तो फिलीपींस में जो आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। ठीक है, टाइफून क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है।
इनको उत्तरी आपके जो आपके फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उठने वाले कटिबंधीय चक्रवाती तूफानों को टाइफून कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात को वायु की दिशा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात को वायु की दिशा कहते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दशा होती है। जो वायु की दशा होगी दक्षिणी गोलार्ध में कैसी प्रभावित होती है, तो ये इसका प्रवाह जो होता है घड़ी की सुई के अनुकूल होता है। दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ में क्या होता है आपकी क्लॉक बाई डायरेक्शन में होता है। आंसर 19 का ए होगा। ठीक है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, चक्रवात को उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसकी उत्पत्ति का कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि दो विभिन्न वायु राशियों के मिलने से, बिल्कुल है, दो विभिन्न वायु राशि टकराती हैं तो चक्रवात बनते हैं। दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, सही है, ठंडा गर्म जब मिलेंगे तब भी होगा। वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से ये भी घटना होगी। आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, 20 का होगा डी आंसर। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो वायु की दिशा होगी, किसकी दिशा होगी, तो वो आपकी होती है वामावर्त, अर्थात हम कह सकते हैं एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में या वामावर्त दिशा में। ठीक है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। प्रति जो चक्रवात बनते हैं उनकी वायु की दिशा क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होते हैं, अर्थात ये उल्टा हो जाते हैं। सामान्य चक्रवात से उल्टे होते हैं प्रति चक्रवात। जैसे सामान्य चक्रवात में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो होता है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में ही प्रभावित होते हैं। इस प्रकार प्रति चक्रवात बनते हैं तो उल्टा हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा में जाते हैं क्लॉकवाइज और दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर ए होगा। आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, 22 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सुमेलित कीजिए। अर्थात देखो ये हैं कुछ जगह आपके दिए गए हैं चक्रवात और इनको आपको मिलाना है, किसको किससे मिलाना है ये आपको देखना है। ठीक है, जैसे टाइफून है, टाइफून अभी हमने बताया टाइफून कहाँ पे चलने वाले चक्रवातों को टाइफून नाम दिया जाता है, तो ये आपको है कि चीन में जो आपके वो आपके जापान में है, इन सबको क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। ठीक है, आंसर ये होगा। नेक्स्ट है बिलीबिली, तो बिलीबिली किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चलने वाले आपके मतलब जो हवाएं उनको बिलीबिली बोलते हैं। हरिकेन जो है, हरिकेन किसको बोलते हैं, तो आपके जो कैरिबियन सागर में चलने वाले हैं तूफान होते हैं इनको हरिकेन बोलते हैं। और टारनेडो कहाँ चलते हैं, आपके उत्तरी अमेरिका में चलते हैं, यूएसए में चलते हैं। टारनेडो यूएसए में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कहता है टारनेडो चलते हैं, तो अभी हाल बताए हैं हमने टारनेडो कहाँ चलते हैं, तो आपको पता है यूएसए में तो चलते हैं टारनेडो, लेकिन ये आपका कहाँ पड़ता है, तो वहीं पर एक घाटी है मिसिसिपी घाटी। कौन सी, मिसिसिपी घाटी। वहाँ मिसिसिपी जो नदी है ना उसी के घाट को मिसिसिपी घाटी बोलते हैं, वहीं पर चलते हैं टारनेडो। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात की आकृति समानता होती है, तो प्रति चक्रवात जो चलते हैं वो किस आकृति में चलते हैं, तो ओवल शेप में चलते। कैसे, ओवल शेप, अर्थात अंडा आकार के, ऐसे ओवल शेप में चलते हुए नजर आते हैं। तो आंसर बी होगा। ये कैसे होते हैं, ओवल आकार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है, मतलब वायुदाब जो है कहाँ पर अधिक होता है प्रति चक्रवात में, तो वो अधिक होता है केंद्र में। सबसे ज़्यादा प्रति चक्रवात में वायुदाब या एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, वायुमंडल नहीं सॉरी वायुदाब होता है आपका। ये जो वायुदाब सबसे ज़्यादा होता है उसको केंद्र में ही होता है। ठीक है, जबकि उसमें होता है केंद्र के ऊपर चक्रवात में। नेक्स्ट है आपका चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, जहाँ मतलब चक्रवात का शांत क्षेत्र रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है चहु। क्या बोलते हैं, चछू बोलते हैं। चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है उसको चछू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है, तो ये आपका पापागयो में, कहाँ, निम्नलिखित में किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव, मतलब यानी कि यहाँ चक्रवात
में गति नहीं होती ज़्यादा पापागायो में, जबकि टॉर्नेडो तेज चलते, हरिकेन तेज चलते और आपके टाइफून चलते। जो पापागायो है ये ज़्यादा नहीं चलता है, इसमें गति नहीं होती ज़्यादा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहा है। अभी देखो आपने पीछे भी देखा, टाइफून से फिलीपींस, जापान, चीन ये सब रहते हैं। ये आपके चीन सागर में ही मोस्टली बनते हैं। ठीक है, तो जी आपका आंसर होगा सी, 29 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30, पृथ्वी चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। तो पृथ्वी चक्रवात जो हैं किस क्षेत्र में कम बनते हैं, तो ये सबसे कम बनते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी चक्रवात ज़्यादा नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 से निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता। चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या कौन सा सिद्धांत नहीं करता है, ये पूछा गया है। तो आपको पता है कि चक्रवातों के भूकंप की जो आपकी है वो कौन नहीं करता है, तो ये आपका इसका आंसर होगा ए, कि जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है ये इसके लिए नहीं दिया गया है। ठीक है, ये आपका आंसर ए वाला है। ये आपकी क्या नहीं करता है कि सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वी चक्रवात की विशेषता क्या है। तो पृथ्वी चक्रवात जो है इनकी विशेषता खासकर ये है कि यह अधिकतर क्या होते हैं, स्वच्छ और आसमान, मतलब स्वच्छ आसमान में बनते हैं, ऊपर बनते हैं पृथ्वी चक्रवात, तो इसलिए इनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, स्वच्छ आसमान की दशा क्रिएट भी करते हैं, आसमान खुला रहता है, धूल वूल कम रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 33वां, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा चक्रवात कौन सा विनाशकारी है, तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी है टॉर्नेडो जो आपका चलता है। टॉर्नेडो बहुत ही विनाशकारी होता है, जबकि हरिकेन वगैरह तो ये लाभदायक हैं। ठीक है, तो टॉर्नेडो चक्रवात है, इसकी तीव्रता भी अधिक होती है। नेक्स्ट है 34वां, कपासी मेघ का शीर्ष किस फूल के समान प्रतीत होता है। अब देखिए मेघ या बादलों से क्वेश्चन आया है, तो जो कपासी प्रकार के मेघ होते हैं वो कपासी प्रकार के मेघ हैं, उनमें जो है आकृति पूछी गई है किस फूल के समान होता है, तो ये फूल होती है गोभी के फूल के समान। आपने देखा भी होगा कि जब बादल बनते हैं तो वो दिखाई देते हैं गोभी के फूल के समान आकृति। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस मेघ की मोती की माला कहा जाता है। मतलब कौन सा मेघ जो है मोतियों की माला कहलाता है। ये भी मेघ से क्वेश्चन है। तो पच्छाव जो मेघ होते हैं वो मोतियों के रूप में चमकते नजर आते हैं, इसलिए इनको मोतियों की माला कहते हैं, पच्छाव मेघों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36, इसमें है पवन विषुव ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है, किस वर्षा की विशेषता है। जो पवन विषुव ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है, यह किस वर्षा की विशेषता है, किस प्रकार की वर्षा की विशेषता है। तो ये आपकी है, जैसे मान लो कोई पवन चलती हुई नज़र आ रही है, उनमें पानी है और अचानक कोई पर्वत मिलता है ना, ऐसा पहाड़, तो उससे टकराती हैं और टकराने के बाद इसके पीछे वाले भाग पर कम वर्षा करती हैं, जबकि आगे ज़्यादा वर्षा कर देती हैं। तो इसका कारण यही पूछा गया है। तो कैसा है, तो ये आपकी होती है किसके कारण होता है, तो ये पर्वत के कारण होता है। अर्थात आंसर इसमें कौन सा होगा, जो आपका 36 है, इसका आंसर डी होगा, पर्वतकृत। कैसा कि पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है, किस वर्षा की विशेषता है, तो पवनकृत, जो पवन आपका होता है और उसी के द्वारा आपका पर्वतकृत मान लो, क्योंकि पर्वत से टकरा रही हैं तो पर्वतकृत वर्षा के कारण। नेक्स्ट है वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। तो वृष्टि छाया प्रदेश जो होता है वह किसको बोला जाता है, तो यह है आपकी जो पर्वत होते हैं, पर्वता के जो मुख्य ढाल होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, आपके वृष्टि छाया प्रदेश। वहाँ पर वर्षा कम होती है, जैसे पर्वत आए और यहाँ टकराएं, इसके बाद इसके छाया क्षेत्र में जो होगी वर्षा कम हो जाती है। तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं हम कि जो 37 है इसका आंसर बी नंबर का होगा। कौन सा होगा, बी नंबर होगा, पवनों के पवनाभिमुख ढाल को। ठीक है, पवनों के पवनाभिमुख ढाल को, ये पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को, पर्वत होते हैं जो पर्वत जैसे ये हैं, ठीक है, और हवाएं आ रही इनके, इसके बाद ये टकराती हैं और यहीं बरसती हैं, इस तरफ खाली रह जाता है, ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। नेक्स्ट है
किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों को गरज के साथ होती है। अर्थात आपने आसमानों में देखा होगा रात्रि में कभी कभी तेज बिजली पहले चमकती है, इसके बाद तेज आवाज़ आती है गड़गड़ाहट की, है ना, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, गरजती हुई आवाज़ आती है। आपको पता है कि जो हम जब बादल गरजते हैं या फटते हैं उस समय बिजली पहले दिखाई क्यों दी जाती है, तो आपको पता है कि निर्वात में या मतलब वायु में बिजली की चाल जो होती है सर्वाधिक होती है किसकी अपेक्षा, ध्वनि की चाल की अपेक्षा, इसलिए पहले आपको बिजली दिखाई देती है, इसके बाद में ध्वनि की आवाज़ आती है 10 सेकंड बाद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि गड़गड़ाहट का देश किसे कहते हैं, या आपका गरजाहट के देश, तो वो आपको किसको बोलते हैं, भूटान को बोला जाता है। ठीक है, वहाँ गड़गड़ाहट की आवाज़ ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका आंसर जो होगा कि किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है, तो जो संवहनीय वर्षा होती है, ठीक है, कैसी संवहनीय वर्षा होती है उसको ही क्या बोलते हैं, बादलों के साथ गरजती है उसको संवहनीय वर्षा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है। तो ऑक्टास मापनी जो होती है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो उसका प्रयोग होता है मेघ आच्छादन की मात्रा के लिए। जो मेघ हैं उनके आच्छादन की मात्रा ज्ञात करने के लिए ऑक्टास मापनी का प्रयोग करते हैं, जबकि रेन गेज का प्रयोग वर्षा की माप के लिए करते हैं, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं रेन गेज या वर्षा मापी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। तो अर्थात मेघ जो बादल बनते हैं वो कौन से बादल सर्वाधिक ऊंचे होते हैं, तो ये आपके पच्छाव मेघ होते हैं जो सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं, कौन से, पच्छाव मेघ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, विषुवतीय क्षेत्र प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है। विषुवतीय प्रदेश में कौन सा मेघ देखने को मिलता है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर कपासी मेघ जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, कौन मिलते हैं, कपासी मेघ होते हैं। ठीक है, कौन होता है, कपासी वर्षा मेघ। ठीक है, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42, कृत्रिम वर्षा में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए आपको आर्टिफिशियल जो हम वर्षा कराते हैं, आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं या कृत्रिम वर्षा बोलते हैं, उसमें किसका प्रयोग होता है, तो उसमें सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकलों को वायुमंडल में भेजा जाता है, जिसके कारण वो जल का अवशोषण करके बरसता वहाँ पर बादल बनाकर बरसने लगते हैं। ठीक है, तो कौन होता है, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने चैप्टर अपना जो हवाएं हैं, चक्रवात हैं और वर्षा बादल हैं इनके बारे में, अर्थात हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा है इसी में। ठीक है, तो वायुमंडल का आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और आप लोग इसको लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।